हरिओम नमो नमः। आप सभी का भारगम संस्कृत पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग गत लेक्चर में हमने देखा था, कुछ कवि और उनके परिचय हम लोग देख रहे थे, कवियों का परिचय। तो उसी कवियों के परिचय के कालक्रम में या क्रम से फिर अगला नाम आता है आपका आचार्य दंडी का नाम आता है। किसका नाम आता है आपके? तो आचार्य दंडी का नाम आता है। ठीक है, आज हम आचार्य दंडी के बारे में चर्चा करते हैं। ज़्यादा वाक विन्यास न करते हुए हम लोग अपना शुरू करते हैं कि आचार्य दंडी। ठीक है, सामान्य इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आचार्य दंडी कौन है, कहाँ से हैं, क्या है। ठीक है, तो आचार्य दंडी भी एक प्रकार के गद्यकार हैं। जब गद्यकारों की चर्चा होती है तो उसमें आचार्य दंडी का नाम आता है। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि निम्न में से गद्यकार कौन है, गद्य लेखक कौन है? ठीक है, तो महाकवि दंडी आपके गद्य लेखक हैं। देखो, सुप्रसिद्ध गद्य काव्यकारों में महाकवि दंडी का भी नाम आदर सहित लिया जाता है। ठीक है, ये गद्य काव्यकार है। अन्य महाकवियों के तुल्य महाकवि दंडी के विषय में भी प्रामाणिक सामग्री का प्रायः क्या मिलता है? अभाव होता है। ठीक है, इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, वो महत्वपूर्ण रचना है दस कुमार चरितम। क्या है? दस कुमार चरितम। इनका समय 6ठी शताब्दी के अंत और 7वीं का प्रारंभ माना जाता है। किसका? तो महाकवि दंडी का। ठीक है, दंडी के विषय में जो कुछ प्राप्त होता है उसका एकमात्र आधार है, क्या है? तो वो है अवंत सुंदरी कथा। ठीक है, अवंत सुंदरी कथा। ये भी किसकी रचना है? तो इन्हीं की रचना ही है। ठीक है, उसके अनुसार महाकवि जो दंडी थे वो किरातार्जुनीयम महाकाव्य के रचयिता भारवी के प्रपौत्र माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? प्रपौत्र माने जाते हैं। मैं इसको थोड़ा स्लाइड ऊपर करता हूँ, आप लोग देखिए। महाकवि दंडी के विषय में जो कुछ भी कहते हैं, ठीक है, तो इनको महाकवि दंडी को जो भारवी हैं, क्या है? भारवी किसके रचयिता हैं? तो किरातार्जुनीयम के रचयिता, जो महाकाव्य के रचयिता है भारवी, तो भारवी का प्रपौत्र माना जाता है। किसको माना जाता है? तो महाकवि दंडी को माना जाता है। ठीक है, आगे भारवी जो है, भारवी का ही दूसरा नाम क्या था? दामोदर नाम माना जाता था। भारवी का ही अन्य नाम दामोदर था और उनका जो छोटा पुत्र था मनोरथ। ठीक है, भारवी का पुत्र था मनोरथ और मनोरथ के 4 पुत्रों में सबसे छोटा था वीरदत्त और वीरदत्त के पुत्र थे कौन? दंडी। तो जब अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि दंडी के पिता कौन थे, तो दंडी के पिता वीरदत्त थे। ठीक है, दंडी के पिता वीरदत्त थे। और दंडी के मान लीजिए दादा का नाम पूछ ले तो दादा का नाम क्या था? मनोरथ था। ठीक है, इस प्रकार से। और दंडी के माता का क्या नाम था? दंडी के माता का नाम गौरी था। आपको यहाँ से ध्यान देना है कि जो दंडी थे, दंडी की माता का नाम गौरी था, ये यहाँ से देख लेना है। दंडी के पिता का नाम क्या था? वीरदत्त था। दंडी के पिता का नाम वीरदत्त और दंडी के दादा का नाम क्या था? मनोरथ था। ठीक है, इस प्रकार से थे दंडी का। आप सामान्य परिचय देखना है दंडी के माता पिता का, आप नोट्स बना लीजिएगा। इनके माता पिता कौन थे? दंडी का समय क्या था? 6ठी शताब्दी का 7वीं का प्रारंभ इनका माना जाता है। इनकी कृतियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। कृति क्या है इनकी? तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं। महत्वपूर्ण कृतियों में आपका 10 कुमार चरित आता है, काव्यादर्श आता है, अवंत सुंदरी आती है, छंदो विचित्र आती है और कला परिच्छेद आता है। इसमें से महत्वपूर्ण है आपका 10 कुमार चरितम पूछा जाता है, काव्यादर्श पूछा जाता है, अवंत सुंदरी पूछा जाता है, कभी कभी छंदो विचित्र भी पूछ लिया जाता है। इसलिए इन सारी कृतियों को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अगले जो हमारे कवि हैं उन कवियों पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगले हमारे कवि आपके सामने आते हैं भट्टिका। ठीक है, भट्टी कौन आता है आपके सामने? तो भट्टी जी आते हैं। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, आचार्य भट्टी के बारे में। तो महाकवि भट्टी जो है वो असाधारण प्रतिभा के धनी विद्वान थे। ये सब सभी लोग सामान्य परिचय है, तो सभी के बारे में यही सब लिखा जाता है। व्याकरण काव्य शास्त्र गुरेंद्र पंडित थे। महाकवि भट्टी वल्लभी के राजा श्रीधर सेन के आश्रित कवि थे। हाँ, यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है कि जो भट्टी थे, महाकवि जो भट्टी थे, वो किस राजा के आश्रय में रहते थे या किस राजा के आश्रित कवि थे? तो यहाँ श्रीधर सेन के आश्रित कवि थे। और वो कहाँ का राजा था? तो वल्लभी का राजा था। ठीक है, भट्टी जी व्याकरण शास्त्र की कठिनाइयों को दूर करते हुए काव्य के द्वारा ही व्याकरण सिखाने का प्रयास करते थे। ये व्याकरण के प्रमुख कवि थे और इनका एक ग्रंथ है। इनके ग्रंथ का नाम रावण वध है। किसके ग्रंथ का नाम? तो भट्टी, आचार्य भट्टी या महाकवि भट्टी जो है या लेखक भट्टी जो है, इनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है रावण वध। और ये रावण वध के नाम से न फेमस होकर के भट्टी काव्य के ही नाम से
फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसमें से आचार्य भट्टी का हमको क्या देखना है, हमको आचार्य भट्टी हैं, इनके द्वारा रचना क्या है, रावण वध। कहीं कहीं रावण वध आता है और कहीं कहीं भट्ट काव्य भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये देखना है। इनका समय क्या है, इनके समय के बारे में चर्चा करते हैं कि इनका समय जो है वो 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 7वीं का प्रथम चरण माना जाता है। आइए कृतियाँ देखते हैं। कृतियाँ में एक के भट्टी की केवल एक रचना मिलती है, इसका नाम रावण वध है और यह 22 सर्गों में है। रावण वध जो है, इसी रावण वध को भट्ट काव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भट्टी काव्य भी। देखिए यहाँ लिखा है, इसी रावण को क्या कहते हैं, भट्टी काव्य भी कहते हैं। ठीक है, रचना तो इनकी रावण वध नाम से है, लेकिन रावण वध से फेमस न होकर, प्रसिद्ध न होकर के इनके नाम अर्थात भट्टी के नाम से ही, भट्टी काव्य के नाम से प्रसिद्ध हो गई, जिसमें 22 सर्ग हैं और यह काव्य 4 भागों में विभक्त है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं, प्रकीर्ण कांड हो गया, प्रकीर्ण कांड 1 से 5, अधिकार कांड, प्रसन्न कांड और तिगंत कांड। ये आपके व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है भट्टी काव्य। और इसमें कितने भाग में है, ये 4 भाग में बांटा गया है यह काव्य। कितने सर्ग है, 22 सर्ग है। क्या नाम है, रावण वध। इसमें से बस इतना देखना है, पहला प्रकीर्ण कांड, अधिकार कांड, प्रसन्न कांड और तिगंत कांड, बस इतने आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। माघ की चर्चा हो रही है, लगभग माघ की चर्चा आप सभी जानते हैं। काव्येषु माघा कवि कालिदास, इनके बारे में कहा गया है। ये कालिदास के बारे में कहा गया था, काव्येषु माघा कवि कालिदास, कवियों में कालिदास है, काव्यों में माघ है। माघ की एकमात्र रचना है, क्या है, शिशुपाल वधम है। क्या है, शिशुपाल वधम। देखिए यहाँ पे लिखा है, एकमात्र ग्रंथ से ही महाकवि माघ को संस्कृत साहित्य में, संस्कृत वाङ्मय में अत्यधिक प्रतिष्ठा मिली। संस्कृत साहित्य में महाकवि माघ की प्रतिष्ठा उनके एकमात्र ग्रंथ शिशुपाल वध से ही होती है। प्रश्न पूछेगा कि माघ का जन्म कहाँ हुआ, तो भीनमाल के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। ठीक है, भीनमाल के, कहाँ पर, भीनमाल के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था और ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था। इनके पितामह का क्या नाम था, तो इनके पितामह का नाम सुप्रभ देव था, जो वर्मलात के सर्वाधिकारी थे। महाकवि माघ का समय क्या है, 7वीं शताब्दी का अंतिम चरण इनका समय माना जाता है। महाकवि माघ का समय 7वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना जाता है। फिर प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि माघ के पिता का क्या नाम था, तो माघ के पिता का नाम दत्तक तथा माता का नाम ब्राह्मी था। ठीक है, ये लाइन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस लाइन को ध्यान दीजिएगा। माघ के पिता और माता, इनका विवाह किससे हुआ, तो विद्यावती नामक स्त्री से इनका विवाह हो गया। ये इतना माघ के बारे में चर्चा हो गई। माघ के बारे में कहा है कि उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संधि त्रयोगुण। ठीक है, माघ में 3 गुण। माघ में क्या क्या गुण है, तो कहा कि उपमा भी है, फिर अर्थ गौरवता भी है और पद लालित्य भी है। ये तीनों चीज है किसमें, माघ में है। ठीक है, कालिदास में तो केवल उपमा है, भारवी में अर्थ गौरवता है, दंडी में तो केवल पद लालित्य है, किंतु जब माघ की चर्चा करेंगे तो माघ में तीनों गुण विद्यमान है। ठीक है, माघे संति त्रयोगुणा। आइए हम कृतियां देखते हैं। किसकी कृतियां, तो महाकवि माघ की कृति। माघ की एकमात्र कृति है, क्या है वो, शिशुपाल वधम है। ठीक है, महाकवि माघ की एकमात्र कृति शिशुपाल वधम, जिसमें श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन किया गया है। और इसमें कितने सर्ग हैं, तो 20 सर्गों में यह कथा कही गई है। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछेगा कि शिशुपाल वध में कितने सर्ग हैं, तो शिशुपाल वध में आपको बताना है कि शिशुपाल वध में, क्षम्यता, 20 सर्ग है। शिशुपाल वध में कितने हैं, शिशुपाल वध में 20 सर्ग है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमने महाकवि माघ को देखा। अब हम लोग अपने अगले पे चलते हैं। किसको देखेंगे, बाणभट्ट। जो इम्पोर्टेंट है वही लिख लीजिएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। महाकवि बाणभट्ट। महाकवि बाणभट्ट को ही यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि उनका जीवन वृत्त अनुमान, विवाद या अनुसंधान का विषय नहीं रहा है। इन्होंने अपने बारे में पर्याप्त जानकारी लिखी है। महाकवि बाणभट्ट का समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। क्या माना जाता है, 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। बाणभट्ट के पिता का नाम क्या था, प्रश्न पूछेगा। बाणभट्ट के पिता का नाम चित्रभानु। ठीक है, बाणभट्ट के पिता का नाम क्या था, पिता का नाम चित्रभानु। बाणभट्ट के पुत्र का क्या नाम था, तो कह रहे हैं भूषण भट्ट था। कुछ कहीं कहीं पुलिन भट्ट या पुलिंद भी मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि इनके पिता का नाम चित्रभानु था। बाणभट्ट का जो पुत्र था वो भूषण भट्ट था। कहीं कहीं पुलिन भट्ट या पुलिंद भी मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इनकी माता के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि इनकी माता का क्या नाम था, तो राज देवी इनकी माता का नाम था। बाल्यावस्था में इनकी माता की मृत्यु हो गई, ये सब कहानी आप सभी जानते हैं, कोई मतलब नहीं है इसमें से हमको क्या देखना है। ठीक है, जब राजा हर्षवर्धन के राज्य में जाते हैं, क्योंकि जब बच्चा बचपन में उसकी माता की मृत्यु हो जाती है, तो चूंकि पिता उतना देखभाल नहीं कर पाता है, तो बच्चा थोड़ा सा उद्दंड हो जाता है, हठी हो जाता है, हठी स्वभाव का उद्दंड हो जाता है। ठीक है, तो जब ये राजा हर्षवर्धन की सभा में जब गए, तो सभा में जब ये जाते हैं, तो हर्षवर्धन इन्हें महानयम भुजंगा कहकर संबोधित करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछ लेगा कि महानयम भुजंगा कहकर किसने किसको संबोधित किया, तो हर्ष ने किसको संबोधित किया, तो बाणभट्ट को संबोधित किया। ठीक है, बाणभट्ट को संबोधित किया। कुछ दिनों बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के यहाँ रहते हैं, उसके बाद फिर अपनी जन्मभूमि आते हैं। वहाँ पर हर्षवर्धन के जीवन चरित्र, इन्होंने एक रचना है हर्षचरितम, किसकी रचना है, बाणभट्ट की रचना है हर्षचरितम। यहाँ से ये प्रश्न पूछेगा। बाणभट्ट के प्राचीन पूर्वज का नाम क्या था, कुबेर था, जो प्रसिद्ध कर्मकांडियों वेद के विद्वान थे। बाण के जो पूर्वज थे वो सोम नदी के निकट प्रीतिकूट नामक नगर के निवासी थे। ठीक है, ये बता रहे हैं। फिर एक है कि गोवर्धनाचार्य जो हैं, गोवर्धनाचार्य का कथन है कि वाणी बाणो बभूव, अर्थात वाणी ही बाण के रूप में जन्म ली। ठीक है, गोवर्धनाचार्य ने कहा। आपसे प्रश्न पूछ ले कि वाणी बाणो बभूव किसके विषय में उक्ति है, तो महाकवि बाणभट्ट के विषय में उक्ति है। अच्छा, किसने कहा है, तो कह रहे हैं गोवर्धनाचार्य जी ने कहा है। ठीक है, किसने कहा, तो गोवर्धनाचार्य जी ने कहा। क्या कहा, तो कह रहे हैं वाणी बाणो बभूव, अर्थात वाणी ही अर्थात सरस्वती जी ही बाण के रूप में अवतार लेकर, अर्थात बाणभट्ट के रूप में स्वयं ही अवतरित हो गई। इस प्रकार से इतना हमने देखा। अब हम देखेंगे महाकवि जो बाणभट्ट हैं, बाणभट्ट की जो कृतियां हैं, उनकी कृतियां क्या हैं, तो कहा है कि महाकवि बाणभट्ट की जो प्रतिभा थी वो सर्वतोमुखी प्रतिभा थी। इसके लिए कहा कि बाणोच्चिष्टम जगत सर्वम। क्या कहा, बाणोच्चिष्टम जगत सर्वम, अर्थात यह संपूर्ण जगत बाण का जूठा है, बाणभट्ट का जूठा है। संपूर्ण जगत, संपूर्ण सृष्टि से तात्पर्य तो संस्कृत वांग्मय। ठीक है, अर्थात संपूर्ण संस्कृत जो वांग्मय है, संपूर्ण संस्कृत साहित्य जो है वो बाण का उच्चिष्ट है, जूठा है। ऐसे बाणभट्ट के लिए यह उक्ति प्रसिद्ध है। आइए हम कृतियां देखते हैं। किसकी कृतियां, तो बाणभट्ट की। इनकी कृति हर्षचरितम जो आख्यायिका है, कादम्बरी कथा है, चंडी शतक, मुक्तक काव्य, मुकुटताड़िका नाटक है, पार्वती परिणय भी नाटक है। इसमें से कोई ना कोई कृति आपको देकर के पूछ लेगी कि इसमें से बाणभट्ट की कृति कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा। इसलिए कृतियों को ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। अगले रचनाकार हैं आपके कौन, सुबंधु जी हैं। कौन है भैया, सुबंधु जी हैं, सुबंधु काका सुबंधु काका। तो इनके भी जीवन के विषय में कोई प्रामाणिक सूचना या अंतः साक्ष्य भाई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। कहा जाता है कि जो सुबंधु थे कश्मीर के निवासी माने जाते हैं। सुबंधु काव्य शास्त्र के साथ साथ वेद, दर्शन, धर्मशास्त्र, कामशास्त्र, नीति इत्यादि में निपुण थे। इनका समय 6ठी शताब्दी का ईस्वी क्षम्यताम, इनका समय 6ठी शताब्दी ईस्वी का अंतिम भाग माना जाता है। ये गौड़ी रीति के प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, इनकी एकमात्र कृति है, क्या है, तो इनकी कृतियां हैं वासव दत्ता। ठीक है, वासव दत्ता कृति क्या है इनकी, वासव दत्ता। सुबंधु की एकमात्र रचना है वासव दत्ता। ठीक है, यहाँ पर एक प्रश्न और होता है, थोड़ा सा बच्चे इसमें हो जाते हैं, स्वप्न वासव दत्तम। ठीक है, स्वप्न वासव दत्तम, अगर वीडियो देख रहे हैं तो स्वप्न वासव दत्तम किसकी रचना है, आप लोग बताइएगा कि स्वप्न वासव दत्तम किसकी रचना है। ठीक है, स्वप्न वासवदत्तम किसकी रचना है, और वासवदत्ता तो हमने देख ही लिया है। आप बताएंगे कि स्वप्न वासवदत्तम किसकी रचना है। ठीक है, तो एकमात्र रचना है किसकी, एकमात्र रचना है सुबंधु की, क्या, वासवदत्ता। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले पे चलते हैं। अगले हमारे आते हैं भवभूति। महाकवि भवभूति अत्यधिक प्रसिद्ध नाटककार हैं, संस्कृत साहित्य के सशक्त एवं संस्कृत साहित्य के विशिष्ट नाटककार हैं, सशक्त नाटककार के रूप में हमारे सामने आते हैं। भवभूति जी कई दृष्टियों से महाकवि कालिदास को पीछे छोड़ देते हैं। ठीक है, नाटक में कहा कि या तो श्रृंगार अथवा वीर रस, श्रृंगार वीर एवं, जब हम नाटक का लक्षण पढ़ते हैं तो उसमें कहता है श्रृंगार वीर एवं नाटकम ख्यातवृत्ति स्यात् पंचसंधि समन्वितम, और रस के बारे में कहते हैं श्रृंगार वीर एवं, अर्थात नाटक में या तो श्रृंगार रस आपका वो होना चाहिए, प्रमुख होना चाहिए, अथवा वीर रस प्रमुख होना चाहिए। लेकिन महाकवि भवभूति जो हुए
तो महाकवि भवभूति ने इन सभी को पीछे छोड़ करके अपने काव्य का मुख्य रस क्या बनाया? तो अपने काव्य का मुख्य रस क्या बनाया? तो करुण को अपने काव्य का मुख्य रस बनाया। ठीक है, तो हम लोग भवभूति की चर्चा करते हैं। महाकवि भवभूति संस्कृत साहित्य के सशक्त एवं विशिष्ट नाटककार हैं। क्या है? नाटककार हैं, हमारे सामने उपस्थित होते हैं। ये महाकवि भवभूति कई दृष्टियों से महाकवि कालिदास को पीछे छोड़ देते हैं। महाकवि भवभूति के बारे में कहा है कि उत्तरे रामचरिते भवभूति विशिष्टते, उत्तर रामचरित में भवभूति विशिष्ट है। भवभूति के समय के बारे में चर्चा कर लें तो इनका समय 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। भवभूति ने महावीर चरितम के प्रस्तावना में अपने बारे में लिखा है कि यह विदर्भ देश के पद्मपुर नामक स्थान के निवासी भट्ट गोपाल के प्रपौत्र थे। अर्थात इनके दादा का क्या नाम था भैया? तो इनके दादा का नाम भट्ट गोपाल था। किसके दादा का नाम? तो भवभूति के दादा का नाम। ये कहाँ के निवासी थे? तो कह रहे हैं ये विदर्भ देश के निवासी थे और पद्मपुर नामक कोई स्थान था या गांव था, वहाँ के निवासी थे। भट्ट गोपाल के प्रपौत्र थे। ठीक है, भट्ट गोपाल के ये प्रपौत्र थे। अब इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि इनके पिता नीलकंठ है और माता इनकी जतुकर्णी है। गुरु का नाम क्या है? तो गुरु का नाम ज्ञाननिधि है। ये लाइन महत्वपूर्ण है, ये लाइन लिख लीजिएगा। इनका गोत्र क्या था? तो कह रहे हैं काश्यप गोत्र था। और इनका जो मूल नाम था वो श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ था। किसका नाम? तो महाकवि भवभूति का नाम जो मूल नाम था वो श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ था। इनको पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहा जाता था। किसको? तो पदवाक्य प्रमाणज्ञ किसको कहा जाता था? तो पदवाक्य प्रमाणज्ञ भवभूति को कहा जाता था। इनकी रीति के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो इनकी रीति क्या है? गौड़ी रीति है। उत्तर रामचरितम में वैदर्भी रीति का प्रयोग इन्होंने किया है। वस्तुतः यह है तो गौड़ी रीति का, लेकिन जब उत्तर रामचरितम लिखते हैं तो उसमें वैदर्भी रीति का प्रयोग करते हैं। उत्तर रामचरितम भी इन्हीं की एक रचना है। ठीक है, अब हम लोग इनकी कृतियों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इनकी जो कृतियां हैं वो कृतियां आप सभी को दिख रही होंगी, दृष्टिगोचर हो ही रही होंगी। इनकी जो कृतियां हैं, कृतियां में भवभूति के 3 नाटक उपलब्ध होते हैं। रचना के क्रम सबसे पहले, रचना के क्रम से यदि हम देखें उपस्थापन करें इनकी कृतियों का, सबसे पहले मालती माधव आते हैं। मालती माधवम एक प्रकार का प्रकरण ग्रंथ है जो 10 अंकों का है। उसके बाद महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम में 2 नाटक आते हैं और ये महावीर चरितम आपका 7 अंक का है, उत्तर रामचरितम भी आपका 7 अंक का है। ये तीनों ही ग्रंथ अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और इसमें से आपसे प्रश्न जरूर से जरूर पूछता है। इसलिए इन तीनों ग्रंथों का कालक्रम देख लीजिएगा। पहले मालती माधव हुआ, उसके बाद महावीर चरितम और लास्ट में उत्तर रामचरितम लिखते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपके कलहण आते हैं। प्रश्न पूछ लेगा कि कलहण कहाँ के निवासी। सबसे पहले तो प्रश्न ये पूछता है कलहण कहाँ के निवासी थे, तो सीधे बता देना कि कश्मीर के थे। कहाँ के थे? कश्मीर के थे। इन्होंने इतिहास को इतिहास मानकर ग्रंथ की रचना की है और तथ्यों को प्रामाणिक ढंग से प्रस्तुत किया है। यही कारण है कलहण देश और विदेश में सर्वत्र आदर के पात्र हैं। इनकी एक सुप्रसिद्ध कृति है। क्या है? सुप्रसिद्ध इनकी रचना है। और रचना क्या है? तो कह रहे हैं राज तरंगिणी की एक रचना है और ये कश्मीर के हैं, इनको ऐसा माना जाता है। इनके पिता का नाम चणपक था। क्या था ये? थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। चणपक की क्या लिखा है? ठीक है, छोड़ दीजिए आप इसको, मैं देख लूंगा फिर आपको बता दूंगा। एक कश्मीर के राजा हर्ष के विश्वास पात्र व्यक्ति थे। कलहण का वास्तविक नाम कल्याण था और ये वैदर्भी रीति के कवि हैं। किसके कवि हैं? तो ये वैदर्भी रीति के कवि। यहाँ पे लिखा है कि ये वैदर्भी रीति के कवि हैं। इनका समय 12वीं शताब्दी माना जाता है। इनकी एकमात्र कृति है वो क्या है? राज तरंगिणी है। कलहण की एकमात्र कृति है राज तरंगिणी। आपको यही ध्यान देना है, कलहण की कृति क्या है? राज तरंगिणी है। अगले कवि के सामने हमारे पास श्रीहर्ष जी आते हैं और श्रीहर्ष जी हैं ये भी प्रसिद्ध महाकवि में इनकी चर्चा होती है। इनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है श्रीहर्ष का, वो क्या है? नैषधीय चरितम। ठीक है, नैषधीय चरित्र यहाँ पे लिखा है, नैषधीय चरितम होगा। चरित और माँ का लीजिएगा, या नैषध चरित्र भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नैषधीय चरितम, लेकिन सामान्यतः नैषधीय चरितम कहा गया। चरितम ही चरित्र है। ठीक है, तो वहाँ पर वो लिखा है। चलिए आगे हम लोग श्रीहर्ष के बारे में चर्चा करते हैं कि श्रीहर्ष का जो समय है वो श्रीहर्ष का समय आपका 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। श्रीहर्ष के पिता का क्या नाम था? श्रीहीर था और माता का नाम मामल्य देवी था। ये महत्वपूर्ण है।
श्रीहर्ष के पिता कौन थे? पिता का नाम श्रीहीर, माता मामल्ल देवी चयम। ठीक है, इस प्रकार से कहलाते हैं। ये कन्नौज के राजा, कहाँ? तो कह रहे हैं कन्नौज के राजा जयचंद्र के आश्रित कवि थे। महाकवि श्रीहर्ष के द्वारा अनेक ग्रंथों की रचना की है। इसमें नषधीय चरित्रम महाकाव्य उनकी कीर्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कह रहे हैं श्रीहर्ष को चिंतामणि जप के फलस्वरूप सिद्धि और विद्वता प्राप्त हुई। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यदि चिंतामणि मंत्र का इन्होंने जप न किया होता तो शायद ये आज इतने विश्वविख्यात न होते। तो चिंतामणि जो मंत्र है, चिंतामणि मंत्र के जप के फलस्वरूप इनको सिद्धि और विद्वता प्राप्त हुई, ऐसा माने जाते हैं। या कन्नौज के निवासी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकी कृतियां हैं, कृतियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कृतियां हैं, इन्होंने कई सारी लिखे हैं कृतियां, जिन कृतियों में स्थैर्य विचार प्रकरण, श्री विजय प्रशस्ति, हिंद प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्य, शिव शक्ति सिद्धि, नषधीय चरितम, अर्णव वर्णन और गौरवी कुशल प्रशस्ति इन्होंने लिखा है। ये इनकी इतनी रचनाएं हैं, इनकी कृतियां हैं। इन कृतियों में से कोई ना कोई आपसे पूछ लेगा और आपको बताना ही पड़ेगा कि ये किसकी कृति है। नहीं बताएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, और यदि नंबर आपको नहीं मिलेगा तो फिर कोई मतलब नहीं है आपका पढ़ने का, एग्जाम देने का और अपनी मनचाही हिस्ट्री को प्राप्त करने का। इसलिए यदि चाह रहे हैं कि हमको बढ़िया से बढ़िया विश्वविद्यालय में दाखिला मिले तो बढ़िया से बढ़िया नंबर भी आपको लाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे ये जो संस्कृत है, संस्कृत कवि है, ठीक है, संस्कृत साहित्य के कवियों लेखकों का कालक्रम, आपसे ये प्रश्न जरूर से जरूर 1000% आपसे पूछ लेता है। यार लिख देता हूँ इसे, 1000%। ठीक है, कि 1000% ये प्रश्न आपसे जरूर पूछेगा कि कवियों का कालक्रम दे देगा, 4 ठीक कवि दे देगा इसे और कहेगा इनको क्रम से लगाइए। तो सबसे पहले कौन थे, फिर उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ऐसे पूछेगा। तो जो आपके सिलेबस में है उन कवियों से 1-2 आगे पीछे करके मैंने सारे कवियों का यहाँ नाम लिख दिया है। सबसे पहले आपके भरत मुनि आते हैं, ठीक है, फिर आपके भास जी आते हैं, फिर कालिदास जी आते हैं। व्यास, भास, कालिदास। सबसे पहले भरत जी आएंगे, फिर उसके बाद अगर व्यास जी का नाम आता है तो व्यास जी, फिर भास और फिर कालिदास। ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि भरत मुनि आते हैं, नाट्य शास्त्र वाले हैं ये। भास के 13 नाटक मिलते हैं, कालिदास के कई सारे नाटक मिलते हैं, आप सभी देखे ही होंगे। ठीक है। तो पहले नंबर पर आपके ये भरत मुनि, दूसरे पे भास, तीसरे पे आपके कालिदास आते हैं। चौथे पे कौन आता है? चौथे पे आपके अश्वघोष जी आते हैं। ठीक है, चौथे पे आपके अश्वघोष जी आते हैं, इनका ध्यान दीजिएगा। 5वें में आपके शूद्रक आते हैं, 6ठे में विशाखदत्त, फिर उसके बाद कुमारदास आते हैं। 12वीं 6ठी शताब्दी है, दंडी 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध और 7वीं का प्रारंभ इनका माना जाता है। उसके बाद आपके भट्टी जी आते हैं, भट्टी साहब आते हैं। उसके बाद माघ आते हैं, बाणभट्ट, सुबंधु और भवभूति आते हैं। और फिर लास्ट में कौन है? लास्ट में आपके कलहण आते हैं, श्रीहर्ष आते हैं, अंबिकादत्त व्यास जी आते हैं। ये आपके क्रम से कवि हैं। इन कवियों क्रम से एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आप चाहेंगे तो फिर से मैं यहाँ छोटा कर दे रहा हूँ। अश्वघोष, शूद्रक, विशाखदत्त, कुमारदास, भारवी। इसके पहले जो है यहाँ हमने देखा था कि भरत मुनि, भास, कालिदास, इन तीनों के बाद भरत मुनि, भास, कालिदास, कालिदास के बाद आपके अश्वघोष आते हैं। अश्वघोष के बाद शूद्रक, विशाखदत्त, कुमारदास, भारवी, दंडी, भट्ट, माघ, बाणभट्ट, सुबंधु, भवभूति, कलहण, श्रीहर्ष, अंबिकादत्त, व्यास। इतने तक हमने कवियों को देखा। और अब इन कवियों को देखने के बाद हमारा जो यहाँ पर जो आपके सिलेबस में जितने कवि हैं और जितने उनकी रचनाएं हैं, वो कवि और कवियों की रचनाएं, सामान्य जो अध्ययन था, सामान्य अध्ययन हम लोग का यहाँ पे समाप्त हो गया। इन कवियों के अतिरिक्त कोई अन्य कवि आपके CBT UG MA संस्कृत में आपसे कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, MA संस्कृत में आपसे और कुछ नहीं पूछेगा। इतने ही कवि पूछेंगे पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में। जितने कवि को बताए यही कवि पूछेंगे। उसके बाद आपका अपना चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। और फिर से हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए हरिओम, नमो नमः।